अध्याय 10 क्रीचर की दास्तान। अगली सुबह हैरी जल्दी जाग गया। वो ड्राइंग रूम के फर्श पर एक स्लीपिंग बैग में सो रहा था। भारी पर्दों के बीच की दरार से उसे थोड़ा सा आसमान दिख रहा था, जो पानी मिली स्याही जैसा साफ नीला था। भोर का वक्त लग रहा था और रॉन तथा हरमाइनी की धीमी गहरी सांसों के सिवाय सब कुछ शांत था। हैरी ने उन लोगों की स्याह आकृतियों पर नजर डाली जो उसके पास ही फर्श पर लेटी थीं। रॉन के मन में अचानक प्यार का तूफान उठा था और उसने हरमाइनी को सोफे की गद्दियों पर सुलवा दिया था, जिससे हरमाइनी की आकृति रॉन से ऊंची दिख रही थी। हरमाइनी का हाथ फर्श पर लटका हुआ था और उसकी उंगलियां रॉन की उंगलियों से कुछ इंच दूर थीं। हैरी ने सोचा कि शायद वे हाथ पकड़कर सोए होंगे। यह सोचकर वो और अकेलापन महसूस करने लगा। उसने स्याह छत के फानूस की तरफ देखा, जिस पर मकड़ी का जाला लगा था। 24 घंटे से भी कम समय पहले वह शामियाने के प्रवेश द्वार पर धूप में खड़ा था और शादी में आने वाले मेहमानों को बैठने की जगह दिखा रहा था। अब यह कई साल पुरानी बात लग रही थी। अब क्या हो रहा होगा? वह फर्श पर लेटा लेटा सोचता रहा। हॉर्क्रक्सों के बारे में, उस जोखिम भरे जटिल अभियान के बारे में जो डंबलडोर उसे सौंप कर गए थे। डंबलडोर डंबलडोर की मौत के बाद से जो दुख उस पर हावी था, वो अब थोड़ा बदल गया था। शादी में उसने म्यूरल के जो आरोप सुने थे, वे उसके दिमाग में बीमार चीजों की तरह घोंसला बना चुके थे और उस जादूगर की यादों को संक्रमित कर चुके थे जिनकी वह पूजा करता था। क्या डंबलडोर ऐसी चीजें होने दे सकते थे, या फिर वे भी डडली जैसे ही थे जो गलत कामों और गलत व्यवहार के बारे में तब तक चुप रहते थे जब तक कि इससे वे खुद प्रभावित ना हो? क्या उन्होंने अपनी बहन की तरफ पीठ फेर ली थी, जिसे कैद किया गया था और छिपा कर रखा गया था? हैरी ने गॉड्रिक्स हॉलो और वहां की कब्रों के बारे में सोचा, जिनका डंबलडोर ने कभी जिक्र नहीं किया था। उसने उन रहस्यमयी चीजों के बारे में भी सोचा जो डंबलडोर ने अपनी विरासत में बिना किसी स्पष्टीकरण के छोड़ी थी। अंधेरे में उसके दिल में गुस्सा उबलने लगा। डंबलडोर ने उसे बताया क्यों नहीं? उन्होंने सब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं किया था? क्या डंबलडोर को सचमुच हैरी की परवाह थी, या फिर वह सिर्फ एक मोहरा था जिसे तैयार करना था, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना था, कुछ बताना नहीं था? कटु विचारों के साथ लेटे रहना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना ध्यान भटकाने के लिए वह कुछ करने के लिए उतावला हो रहा था। वो अपने स्लीपिंग बैग में से बाहर निकला और अपनी छड़ी उठाकर चुपचाप कमरे में से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वह फुसफुसाया, प्रकाशित भव, और छड़ी की रोशनी में सीढ़ियां चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल पर वह बेडरूम था जिसमें वह और रॉन पिछली बार सोए थे। उसने उसके भीतर नजर डाली। अलमारी के दरवाजे खुले थे और बिस्तर की चादरें अस्त व्यस्त थीं। हैरी को नीचे की मंजिल पर लुढ़की हुई दैत्य की टांग याद आ गई। माया पंछी के समूह के जाने के बाद किसी ने घर की तलाशी ली थी। स्नेप ने, या शायद मंडगस ने, जिसने सीरियस की मौत के पहले और बाद में मकान से काफी कुछ चुराया था। हैरी की निगाह उस तस्वीर की तरफ गई जिसमें कई बार सीरियस के परदादा फिनिस नाइजेलस ब्लैक की छवि दिखती थी, लेकिन इस वक्त यह खाली था और इसमें कीचड़ के रंग वाले कैनवास के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। जाहिर था फिनिस नाइजेलस हॉगवर्ट्स में हेडमास्टर की स्टडी में रात गुजार रहा था। हैरी सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ता गया, जब तक कि वह सबसे ऊपर वाले कमरों तक नहीं पहुंच गया, जहां सिर्फ दो दरवाजे थे। ठीक सामने वाले दरवाजे पर सीरियस के नाम की तख्ती लगी थी। हैरी पहले कभी अपने गॉडफादर के रूम के भीतर नहीं गया था। उसने धक्का मारकर दरवाजा खोला और अपनी छड़ी ऊपर उठाकर ज्यादा से ज्यादा जगह पर रोशनी पहुंचाने की कोशिश की। कमरा काफी लंबा चौड़ा था। कभी यह सचमुच सुंदर दिखता होगा। एक बड़ा पलंग था जिस पर लकड़ी का नक्काशीदार सिरहाना था। ऊंची खिड़की पर मखमल के लंबे पर्दे लगे थे। फानुस पर धूल की मोटी परत जमी थी। फानुस के खांचों में मोमबत्तियों के ठूंठ थे, जिन पर ठोस मोम ओस की तरह जमी थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों और पलंग के सिरहाने पर धूल की हल्की सी परत थी। मकड़ी का एक जाला फानुस और लकड़ी की बड़ी अलमारी के बीच लगा था। जब हैरी कमरे में घुसा तो उसे चूहों के इधर उधर भागने की आवाज सुनाई दी। किशोर सीरियस ने दीवारों पर इतने सारे पोस्टर और तस्वीरें लगाई थी कि दीवारों का चांदी सा भूरा रेशमी रंग बहुत कम दिख रहा था। सीरियस के माता पिता शायद उस स्थायी सम्मोहन को नहीं हटा पाए थे जिससे ये तस्वीरें दीवार पर चिपकी थी। हैरी को यकीन था कि उन्हें अपने बड़े लड़के की सजावट पसंद नहीं आई होगी। सीरियस अपने माता पिता को चिढ़ाने की कोशिश में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था। वहां पर गरुड़द्वार के बहुत सारे बड़े बैनर लगे थे जो लाल और सुनहरे रंग के थे।
इनके कारण नागशक्ति वाले बाकी परिवार से उसका अंतर स्पष्ट रूप से रेखांकित हो रहा था। वहां पर कई मगलू मोटरसाइकिलों की तस्वीरें थीं। इसके अलावा बिकनी वाली मगलू लड़कियों की कई पोस्टर थे। हैरी सीरियस की हिम्मत पर दाद देने लगा। हैरी जानता था कि वे लड़कियां मगलू हैं, क्योंकि वे अपनी तस्वीरों में बिल्कुल स्थिर थीं और उनकी मुस्कानें तथा चमकती आंखें कागज पर जमी हुई थी। यह दीवार पर लगी जादूगरों की इकलौती तस्वीर के बिल्कुल विपरीत था, जिसमें हॉगवर्ट्स के 4 विद्यार्थी कमरे के सामने हाथों में हाथ डाले खड़े थे और हंस रहे थे। हैरी ने फोटो में अपने डैडी को पहचान लिया और खुश हो गया। हैरी की तरह ही उनके बिखरे हुए काले बाल भी पीछे खड़े रहते थे और वे भी चश्मा पहनते थे। उनके पास सीरियस खड़ा था, जो लापरवाही से तैयार होने के बावजूद आकर्षक लग रहा था। उसका थोड़ा दम्भी चेहरा इतना युवा और खुश दिख रहा था जितना हैरी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। सीरियस के दाईं ओर पेटिग्रू था, जो उसके कंधे तक आ रहा था। मोटा और पानीदार आंखों वाला पेटिग्रू शायद इस बात पर खुश हो रहा था कि वह इतने शानदार गैंग में शामिल है और जेम्स तथा सीरियस जैसे प्रशंसित विद्रोहियों के साथ रहता है। जेम्स के बाईं ओर ल्यूपिन खड़े थे, जिनका हुलिया तब भी थोड़ा खराब दिख रहा था। बहरहाल उनके चेहरे पर भी सुखद हैरानी की झलक दिख रही थी कि उन्हें इस गैंग में पसंद और शामिल किया जा रहा है। या फिर हैरी को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वह ये बातें जानता था। उसने दीवार से तस्वीर उतारने की कोशिश की। आखिर अब वह इसका मालिक था। सीरियस ने अपनी हर चीज उसके नाम छोड़ी थी, लेकिन तस्वीर हिली तक नहीं। सीरियस ने कमरे से सामान हटाने के मामले में अपने माता पिता के खिलाफ बड़ा ही पुख्ता इंतजाम किया था और कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हैरी ने फर्श पर चारों तरफ नजर डाली। बहरहाल आसमान में उजाला होने लगा था। रोशनी की एक लकीर में उसे कागजों के टुकड़े, पुस्तकें और छोटी छोटी चीजें गलीचे पर बिखरी पड़ी दिखीं। साफ लग रहा था कि सीरियस के बेडरूम की भी तलाशी ली गई थी। हालांकि यहाँ कोई खास कीमती सामान मिलने की संभावना कम ही थी। कुछ पुस्तकों को इतनी बुरी तरह हिलाया गया था कि उनके कवर उखड़ गए थे और कई पन्ने फर्श पर बिखर गए थे। हैरी नीचे झुका और उसने कुछ कागज उठा लिए। उनमें से एक बेथिल्डा बैकशॉट की जादू का इतिहास पुस्तक का पन्ना था। दूसरा कागज मोटरसाइकिल मेंटेनेंस मैनुअल का था। तीसरा हाथ से लिखा हुआ था। उसने उस मुड़े तुड़े कागज को सीधा किया। प्रिय पेटफुट, धन्यवाद। हैरी के जन्मदिन के तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह उसका अब तक का सबसे प्रिय तोहफा है। 1 साल की उम्र में ही वह खिलौना झाड़ू पर उड़ने लगा है। वह बहुत खुश हुआ। तुम उसे अपनी आंखों से देख सको, इसलिए मैं एक तस्वीर भेज रही हूँ। तुम तो जानते ही हो, यह झाड़ू जमीन के सिर्फ 2 फुट ऊपर ही उठती है, लेकिन उसके कारण बिल्ली मरते मरते बची और उसने वह भयंकर गमला भी तोड़ दिया जो पिटूनिया ने मुझे क्रिसमस पर भेजा था। उस बारे में कोई शिकायत नहीं है। जाहिर है जेम्स ये देखकर बड़ा खुश हुआ। वो कहता है कि हैरी महान क्विडिच खिलाड़ी बनेगा, लेकिन हमें अपनी सारी कीमती चीजें हटानी पड़ी और हमने ये फैसला किया है कि जब भी वह झाड़ू पर सवारी करेगा तो हम उस पर से अपनी नजरें नहीं हटाएंगे। हमने बर्थडे पार्टी का आयोजन बड़ी सादगी से किया था। सिर्फ हम लोग और बेथिल्डा थे। बेथिल्डा ने हमेशा हमारी मदद की है और हैरी पर तो वो जान छिड़कती है। हमें अफसोस है कि तुम नहीं आ पाए, लेकिन माया पंछी के समूह का काम पहले स्थान पर आना चाहिए। और वैसे भी हैरी अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो समझ पाए कि आज उसका जन्मदिन है। जेम्स यहाँ बंद रहते रहते उकता गया है। वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ। उसके अलावा उसका अदृश्य चोगा अब भी डंबलडोर के पास है, इसलिए वह छिप कर भी नहीं घूम सकता। तुम्हारे आने से वह खुश हो जाता। वर्मी पिछले वीकेंड पर यहाँ आया था। मुझे वह थोड़ा परेशान दिख रहा था, लेकिन शायद ऐसा मैकिनॉस की खबर के कारण होगा। जब मैंने सुना था तो मैं रात भर रोई थी। बेथिल्डा अक्सर हमारे घर आती रहती है। बहुत ही दिलचस्प बूढ़ी औरत है। डंबलडोर के बारे में बड़ी मजेदार कहानियां सुनाती है। वैसे मुझे यकीन नहीं है कि ये जानकर वे खुश होंगे। मुझे नहीं मालूम कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि विश्वास नहीं होता कि डंबलडोर। हैरी की बाहरी इंद्रियां जैसे सुन्न हो गईं। उस चमत्कारी कागज को अपनी बेजान उंगलियों में पकड़कर वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसके भीतर एक तरह का शांत ज्वालामुखी उसके रंगों में कभी खुशी तो कभी दुख बेचता रहा। वह लड़खड़ाते कदमों से पलंग तक गया और बैठ गया। उसने चिट्ठी दोबारा पढ़ी, लेकिन इसके बावजूद उसे उतना ही समझ आया जितना पहली बार में आया था। वह तो बस लिखावट को घूरे जा रहा था। उसकी मम्मी भी जी अक्षर उसी तरह लिखती थी। वह पूरी चिट्ठी में जी अक्षर खोजने लगा। हर अक्षर
पर्दे के पीछे से हिलते किसी दोस्ताना हाथ की तरह लग रहा था। यह चिट्ठी एक अविश्वसनीय खजाना थी। यह इस बात का सबूत थी कि लिली पॉटर कभी जिंदा थी, सचमुच जिंदा थी, कि उसका गर्म हाथ कभी इस चंपत्र पर चला था, कि उसने ये अक्षर स्याही से लिखे थे और अपने बेटे हैरी के बारे में लिखे थे। अधीरता से अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए उसने एक बार फिर चिट्ठी पढ़ी और इस बार अर्थ पर ध्यान केंद्रित किया। यह किसी थोड़ी भूली आवाज को सुनने जैसा था। उनके पास एक बिल्ली थी, शायद वह भी उसके मम्मी डैडी की तरह ही गोड्रिक्स हॉलों में मर गई होगी, या फिर जब उसे खिलाने पिलाने के लिए कोई नहीं बचा होगा तो वो भागकर कहीं और चली गई होगी। सीरियस तो उसने पहली झाड़ू खरीद कर दी थी। उसके मम्मी डैडी बेथिल्डा बैकशॉट को जानते थे। क्या डंबलडोर ने ही उनका परिचय कराया था? अदृश्य चोगा अब भी डंबलडोर के पास है। यह बड़ी अजीब बात थी। हैरी ठहरा और अपनी माँ के शब्दों पर विचार करने लगा। डंबलडोर ने जेम्स से अदृश्य चोगा क्यों लिया था? हैरी को अपने हेडमास्टर द्वारा बरसों पहले कही बात अच्छी तरह याद थी। मुझे अदृश्य होने के लिए अदृश्य चोगे की जरूरत नहीं है। शायद डंबलडोर को यह चोगा मायापंची के समूह के किसी कम सक्षम व्यक्ति के लिए चाहिए होगा और उन्होंने सिर्फ उस तक चोगा पहुंचाने का काम किया होगा। हैरी आगे पढ़ने लगा। वर्मी यहाँ आया था तो गद्दार पेटिग्रू परेशान दिख रहा था। क्या सचमुच? क्या वो जानता था कि वह जेम्स और लिली को आखिरी बार जिंदा देख रहा है? और आखिरकार बेथिल्डा, जिसने डंबलडोर के बारे में अविश्वसनीय कहानियां सुनाई थी। विश्वास नहीं होता कि डंबलडोर डंबलडोर क्या? डंबलडोर के बारे में बहुत सी बातों पर विश्वास नहीं हो सकता था, जैसे यह कि उन्हें एक बार रूपांतरण के टेस्ट में सबसे कम नंबर मिले थे, या फिर एबरफोर्ड की तरह ही वे भी बकरियों पर सम्मोहन करने लगे थे। हैरी उठकर खड़ा हुआ और गौर से फर्श को देखने लगा। शायद बाकी की चिट्ठी भी यहीं कहीं होगी। वह बिखरे हुए कागजों को उलटने पलटने लगा। अपनी उत्सुकता में उसने भी उनकी उतनी ही कम परवाह की जितनी कि पहली बार तलाशी लेने वाले ने की थी। उसने ड्रॉअर खोले, पुस्तकें हिलाकर देखी, कुर्सी पर खड़े होकर अलमारी के ऊपर हाथ फेरा, यहाँ तक कि पलंग और कुर्सी के नीचे झुककर भी देखा। आखिरकार फर्श पर लेटकर चेहरा नीचे करने पर उसे एक चीज दिख गई। अलमारी के नीचे कागज का एक फटा हुआ टुकड़ा नजर आ रहा था। उसने इसे बाहर निकाल लिया। यह कागज नहीं बल्कि वह फटी हुई तस्वीर थी जिसका जिक्र लिली ने अपनी चिट्ठी में किया था। तस्वीर में काले बालों वाला एक खिलखिलाता हुआ लड़का एक छोटी झाड़ू पर तस्वीर से अंदर बाहर हो रहा था। उसके पीछे दो पैर दिख रहे थे जो जेम्स के होंगे। हैरी ने तस्वीर को लिली की चिट्ठी के साथ अपनी जेब में रख लिया और दूसरे कागज की तलाश करने लगा। बहरहाल 15 मिनट बाद वह मन मार कर इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी माँ की बाकी की चिट्ठी चली गई थी। क्या यह बीच के 16 सालों में कहीं खो गई थी, या फिर कमरे की तलाशी लेने आने वाला व्यक्ति इसे उठाकर ले गया था? हैरी ने चिट्ठी के पहले पन्ने को एक बार फिर पढ़ा। इस बार वह इस सुराग की तलाश में था कि दूसरा पन्ना इतना कीमती क्यों हो सकता था। उसके खिलौना झाड़ू में प्राणभक्षियों को भला क्या दिलचस्पी हो सकती थी? इकलौती उपयोगी जानकारी डंबलडोर के बारे में ही हो सकती थी। विश्वास नहीं होता कि डंबलडोर क्या? हैरी, 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 मैं यहाँ हूँ, उसने चिल्लाकर कहा। क्या हुआ? दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी और हरमाइनी तेजी से अंदर आई। जागने पर हम सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चले गए, उसने हाँफते हुए कहा। वह मुड़ी और चिल्लाकर बोली, रॉन, वह मुझे मिल गया है। रॉन की चिड़ी हुई आवाज कुछ मंजिल नीचे से गूंजी। अच्छा, उससे मेरी तरफ से कह दो कि वो महामूर्ख है। हैरी, प्लीज इस तरह बिना बताए कहीं मत जाया करो। हम दहशत में आ गए थे। वैसे तुम यहाँ ऊपर क्यों आए थे? उसने अस्त व्यस्त कमरे की तरफ देखा। तुम क्या कर रहे थे? देखो तो सही मुझे क्या मिला है। उसने अपनी माँ की चिट्ठी निकाली। हैरी हरमाइनी को चिट्ठी पढ़ते हुए देखता रहा। पन्ने के आखिर में पहुंचने पर उसने हैरी की तरफ देखा। ओह हैरी, और यह भी देखो। उसने फटी हुई तस्वीर बढ़ाई और हरमाइनी खिलौना झाड़ू पर अंदर बाहर होते बच्चे को देखकर मुस्कुराई। हैरी ने कहा, मैं बाकी की चिट्ठी खोज रहा था लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हरमाइनी ने चारों तरफ देखा। इतना बुरा हाल तुमने किया है या फिर तुम्हारे आने से पहले ही यह इतना बेहाल था? मुझसे पहले किसी और ने भी तलाशी ली थी, हैरी ने कहा। मुझे भी यही लग रहा था। ऊपर आते समय मैंने हर कमरे में झांक कर देखा था और हर कमरा अस्त व्यस्त था। वैसे तुम्हें क्या लगता है वे लोग किस चीज की तलाश में होंगे? अगर स्नेप हुआ तो मायापंची के समूह की जानकारी की तलाश में होगा। लेकिन जरा सोचो, उसके पास तो पहले से ही वह सारी जानकारी होगी।
मेरा मतलब है वह तो समूह में था, है ना? अपने अंदाजे पर बातचीत करने के लिए उत्सुक हैरी बोला। तो फिर डंबलडोर के बारे में जानकारी की तलाश में होगा। उदाहरण के लिए इस चिट्ठी का दूसरा पेज। तुम जानती हो मेरी मम्मी ने जिस बेथिल्डा का जिक्र किया है वो कौन थी? कौन? बेथिल्डा बैकशॉट, जादू का इतिहास की लेखिका। हरमाइनी ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। तो तुम्हारे माता पिता उन्हें जानते थे? वे कमाल की जादुई इतिहासकार थीं। वे अब भी जिंदा है, हैरी ने कहा, और गॉड्रिक्स हॉलो में रहती हैं। रॉन की म्यूरल आंटी शादी में उनके बारे में बात कर रही थी। बेथिल्डा डंबलडोर के परिवार को भी जानती थी। उनसे बात करना बहुत दिलचस्प रहेगा, है ना? हरमाइनी ने हैरी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसके चेहरे पर समझ का ऐसा भाव था जो हैरी को पसंद नहीं आया। उसने चिट्ठी और तस्वीर को दोबारा अपने गले में लटके पाउच के भीतर रख लिया ताकि उसे हरमाइनी की तरफ देखना न पड़े और उसका भांडा न फूटे। मैं समझ सकती हूँ कि तुम उनसे अपने मम्मी डैडी और डंबलडोर के बारे में बात करना क्यों पसंद करोगे, हरमाइनी ने कहा। लेकिन इससे हॉर्क्रक्सों की खोज में कोई मदद नहीं मिलेगी, है ना? हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया और वह आगे बोलती रही। हैरी, मैं जानती हूँ कि तुम सचमुच गॉड्रिक्स हॉलो जाना चाहते हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है। उन प्राणभक्षियों ने कल हमें जितनी आसानी से खोज लिया था, उससे मैं डर गई हूँ। अब मुझे पहले से ज्यादा लगता है कि हमें उस जगह से दूर रहना चाहिए जहाँ तुम्हारे मम्मी डैडी दफन है। मुझे यकीन है कि प्राणभक्षी तुम्हारे वहां आने की उम्मीद कर रहे होंगे। बात सिर्फ यही नहीं है, हैरी ने कहा, जो अब भी हरमाइनी से नजरें नहीं मिला रहा था। म्यूरियल ने शादी में डंबलडोर के बारे में बहुत कुछ कहा था। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। उसने हरमाइनी को म्यूरियल की कही हर बात बता दी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद हरमाइनी बोली, जाहिर है मैं समझ सकती हूँ कि इससे तुम विचलित हुए हो हैरी। मैं विचलित नहीं हुआ हूँ, उसने झूठ बोल दिया। मैं तो बस यह जानना चाहता हूँ कि इन बातों में सच्चाई है या नहीं। हैरी, तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हें म्यूरियल जैसी दुष्ट स्वभाव वाली औरत से सच्चाई का पता लग सकता है, या फिर रीटा स्कीटर से? तुम उन पर यकीन कैसे कर सकते हो? तुम तो डंबलडोर को जानते थे। मुझे लगता था कि मैं जानता हूँ, वह बुदबुदाया। लेकिन यह तो तुम जानते ही हो कि रीटा स्कीटर ने तुम्हारे बारे में जितनी भी बातें लिखी थी उनमें कितनी सच थी। डोज ने सही कहा था, तुम इन लोगों के कारण डंबलडोर की छवि को धूमिल मत होने देना। वह दूर देखने लगा। उसने कोशिश की कि उसके भीतर का द्वेष उसके चेहरे पर न झलके। एक बार फिर वही सवाल आ गया था। उसे यह चुनना था कि वह किस चीज पर यकीन करे। वह सच्चाई जानना चाहता था। हर व्यक्ति इस बात पर क्यों तुला था कि उसे सच्चाई मालूम न चले। किचन में चले, हरमाइनी ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा। नाश्ते के लिए कुछ खोजे? वह मन मसोस कर राजी हो गया और हरमाइनी के पीछे पीछे दरवाजे से बाहर निकलकर सीढ़ियों के सिरे तक पहुंच गया। वह दूसरे दरवाजे के पास से गुजरा। अंधेरे के कारण उसने वहां लगे छोटे साइन बोर्ड पर पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने देखा कि उसके नीचे गहरी खरोचों के निशान थे। वो उसे पढ़ने के लिए वहीं ठहर गया। इस छोटे साइन बोर्ड को हाथ से बनाया गया था। यह पर्सी वीजली जैसा काम लग रहा था। बिना अनुमति प्रवेश निषेध है। रेगुलस आर्कटरस ब्लैक। हैरी अचानक बहुत रोमांचित हो गया, हालांकि उसे तत्काल इसका कारण समझ नहीं आया। उसने दोबारा इस इबारत को पढ़ा। तब तक हरमाइनी एक मंजिल नीचे पहुंच चुकी थी। हरमाइनी, हैरी ने कहा, और वह इस बात पर हैरान था कि उसकी आवाज कितनी शांत थी। जरा यहाँ आना। क्या हुआ? मुझे लगता है कि RAB मिल गया है। आह की आवाज के साथ हरमाइनी सीढ़ियों पर भागती हुई ऊपर आई। तुम्हारी मम्मी की चिट्ठी में? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। हैरी ने अपना सिर हिलाकर रेगुलस के साइन बोर्ड की तरफ इशारा किया। हरमाइनी ने इसे पढ़ा, फिर हैरी की बांह इतनी कसकर जकड़ ली कि वह करा उठा। हरमाइनी ने फुसफुसाकर पूछा, सीरियस का भाई? वह प्राणभक्षी था, हैरी ने कहा। सीरियस ने मुझे उसके बारे में बताया था। वह बहुत कम उम्र में ही प्राणभक्षियों के दल में शामिल हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसके हाथ पैर फूल गए और उसने उनके दल से निकलने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने उसे मार डाला। यह सही लगता है, हरमाइनी ने कहा। अगर वह प्राणभक्षी था तो वोल्डेमॉर्ट तक पहुंच सकता था, और अगर वह उनके दल से निकलना चाहता होगा तो जरूर वोल्डेमॉर्ट को खत्म करना चाहता होगा। उसने हैरी की बाह छोड़ दी और सीढ़ियों की तरफ झुककर चिल्लाई, रॉन, रॉन, ऊपर आओ जल्दी। 1 मिनट बाद रॉन हांफता हुआ ऊपर आ गया। उसकी छड़ी तनी हुई थी। क्या हुआ? अगर बड़ी मकड़ियां हो तो मैं नाश्ता करने के बाद ही कुछ करूंगा। फिर उसने रेगुलस के दरवाजे पर लगे साइन बोर्ड को घूरा, जिसकी तरफ हरमाइनी खामोशी से इशारा कर रही थी। क्या वो सीरियस का भाई था, है ना? रेगुलस आर्कटरस, रेगुलस RAB, लॉकेट, कहीं तुम्हारा यह मतलब तो नहीं है?
अभी पता चल जाएगा, हैरी ने कहा। उसने दरवाजे को धक्का दिया। उस पर ताला लगा था। हरमाइनी हैंडल की तरफ छड़ी करके बोली, एलो मोरा। क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुलकर झूल गया। वे लोग एक साथ चौखट लांग कर अंदर गए और चारों तरफ देखने लगे। रेगुलस का बेडरूम सीरियस के बेडरूम से थोड़ा छोटा था, हालांकि यह भी उतना ही भव्य था। सीरियस ने बाकी परिवार से अपनी दूरी का प्रचार करने की कोशिश की थी, लेकिन रेगुलस की कोशिश इसके विपरीत थी। नागशक्ति के हरे और चांदी जैसे रंग हर तरफ थे, पलंग की चादरों पर, दरवाजों पर, खिड़कियों पर। पलंग के ऊपर ब्लैक परिवार की मोहर अंकित थी और इसका सूत्र वाक्य सदैव शुद्ध भी लिखा था। इसके नीचे अखबार की पीली पड़ चुकी कतरनों का संग्रह था, जिन्हें चिपकाकर एक तरह का कोलाज बना दिया गया था। हरमाइनी उन्हें देखने के लिए कमरे के पार गई। ये सब डंबलडोर के बारे में है, उसने कहा। लगता है प्राणपक्षी बनने से कई साल पहले से रेगुलस उसका प्रशंसक था। जब हरमाइनी कतरनों को पढ़ने के लिए पलंग पर बैठी तो चादर से धूल का हल्का सा गुबार उठा। इस दौरान हैरी को एक और तस्वीर दिख गई। हॉगवर्ट्स की क्विडिच टीम मुस्कुराकर हाथ हिला रही थी। वह करीब गया और उसने उनके सीने पर चित्रित सांप देखे। नागशक्ति। स्कूली छात्र के रूप में भी रेगुलस तत्काल पहचान में आ गया। वह आगे वाली कतार में बीचों बीच बैठा था। सीरियस की तरह ही उसके बाल भी काले थे और चेहरे पर थोड़ा दम्भी भाव था, हालांकि वो अपने भाई से थोड़ा कम लंबा, दुबला तथा कम आकर्षक था। वह खोजी था, हैरी ने कहा। क्या? हरमाइनी ने बगैर ध्यान दिए पूछा। वह अब भी वोल्डेमॉर्ट संबंधी कतरनों को देख रही थी। वह आगे वाली कतार के बीचों बीच बैठा है। यहाँ आमतौर पर खोजी बैठता है। खैर छोड़ो, हैरी ने कहा जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। रॉन हाथों और घुटनों के बल झुककर अलमारी के नीचे देख रहा था। हैरी ने कमरे में चारों तरफ देखा कि सामान कहाँ छिपाया जा सकता है। फिर वह डेस्क के पास गया। एक बार फिर उसे यह एहसास हुआ कि उनके पहले कोई और वहां की तलाशी ले चुका था। ड्रॉर्स का सामान हाल ही में उलट पलट हुआ था, जो धूल की सतह के असमान होने से समझ में आ रहा था। बहरहाल वहां कोई कीमती चीज नहीं थी। पुरानी कलमें, पुरानी पाठ्य पुस्तकें जिन पर स्पष्ट निशान थे कि उनके साथ बेदर्दी से सलूक किया गया था। हाल ही में टूटी स्याही की दावत जिसके चिपचिपे अवशेष ड्रॉर के सामान पर दिख रहे थे। जब हैरी ने अपनी उंगलियों पर लगी स्याही जीन्स पर पोंछी तो हरमाइनी बोली, एक ज्यादा आसान तरीका है। फिर वो अपनी छड़ी उठाकर बोली, आगमनो लॉकेट। कुछ नहीं हुआ। रंग उड़े पर्दों के बीच तलाशी ले रहा रॉन निराश दिखने लगा। तो इसका मतलब साफ है, वह यहाँ नहीं है। ओह, यहाँ हो भी सकता है, लेकिन उस पर मंत्र या सम्मोहन होगा, हरमाइनी ने कहा। उस पर ऐसे सम्मोहन होंगे कि उसे जादू से नहीं बुलाया जा सकता होगा। हैरी को याद आया कि वो गुफा में नकली लॉकेट को आवाहन मंत्र से नहीं बुला पाया था, और वह बोला, जैसा वोल्डेमॉर्ट ने गुफा में पत्थर के पात्र पर किया था। तो फिर वो हमें मिलेगा कैसे? रॉन ने कहा। हमें बगैर जादू से उसकी खोज करनी होगी, हरमाइनी ने जवाब दिया। बड़ा अच्छा विचार है, रॉन ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा और दोबारा पर्दों की जांच करने लगा। उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा समय तक कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन आखिरकार वे इस नतीजे पर पहुंचे कि लॉकेट वहां नहीं था। सूरज अब उग चुका था। इसकी रोशनी गंदी खिड़कियों के बावजूद उनकी आंखें चौंधिया रही थी। यह घर में कहीं और भी हो सकता है, नीचे उतरते समय हरमाइनी ने उत्साह बढ़ाने वाले स्वर में कहा। हैरी और रॉन जितने ज्यादा हताश दिख रहे थे, वो उतनी ही ज्यादा संकल्पवान दिख रही थी। उसने इसे नष्ट किया हो या न किया हो, वह इसे वोल्डेमॉर्ट से जरूर छिपाना चाहेगा, है ना? याद करो, पिछली बार यहाँ रहते समय हमारा पाला कितनी भयंकर चीजों से पड़ा था। हर किसी पर वार करने वाली घड़ी और वे पुराने दुशाले जिन्होंने रॉन का गला घोटने की कोशिश की थी। रेगुलस ने लॉकेट को सुरक्षित रखने के लिए उन चीजों को वहां रख दिया होगा, भले ही हमें उस वक्त हैरी और रॉन ने उसकी तरफ देखा। उसका एक पैर हवा में ही रुक गया था और उसके चेहरे पर सदमे का ऐसा भाव था जैसे उसे अभी अभी विस्मृत किया गया हो। उसकी आंखें भेंगी हो गई थी। एहसास न हुआ हो, उसने फुसफुसाहट भरे स्वर में अपनी बात पूरी की। कोई गड़बड़? रॉन ने पूछा। एक लॉकेट था। क्या? हैरी और रॉन ने एक साथ पूछा। ड्राइंग रूम की अलमारी में कोई भी उसे नहीं खोल पाया था और हमने हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ईंट उसके सीने से फिसलती हुई पेट तक पहुंच गई हो। उसे याद आ गया था, सभी बारी बारी से उस लॉकेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे और उसने भी कोशिश की थी। आखिरकार उसे वाट के पाउडर की सुगंधी दानी और म्यूजिकल बॉक्स के साथ कचरे के बोरे में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से सभी को नींद आने लगी थी। हैरी ने कहा,
क्रीचर हमारा बहुत सारा सामान उठाकर ले गया था। यह इकलौती संभावना थी, इकलौती कमजोर आशा थी, और वह इसे तब तक नहीं छोड़ना चाहता था जब तक कि यह भी नाकाम न हो जाए। उसने अपनी किचन की अलमारी में बहुत सा सामान भर लिया था। चलो। वह एक बार में दो दो सीढ़ियां उतरा। बाकी दोनों उसके पीछे धम-धम करते हुए उतरने लगे। हॉल से गुजरते समय उन्होंने इतनी ज्यादा आवाज की कि सीरियस की माँ की तस्वीर जाग गई। गंदगी, बदजातो, नास मिटो। वो उनके पीछे चीखी जब वे भागते हुए किचन में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। तेजी से दौड़ता हैरी क्रीचर की अलमारी के दरवाजे पर फिसलता हुआ रुका और उसे झटके से खोल दिया। वहां गंदे पुराने कंबलों का बिस्तर था जिस पर घरेलू जिन कभी सोता था। बहरहाल वहां उन सजावटी आभूषणों की चमक नहीं थी जो क्रीचर बचाकर लाया था। वहां पर सिर्फ एक पुरानी पुस्तक पड़ी थी, अभिजात्य वर्ग, जादूगरों की वंशावली। अपनी आंखों पर यकीन करने से इनकार करते हुए हैरी ने झपट कर कंबल हटाए। उसमें से एक मरा हुआ चूहा फर्श पर गिरा। रॉन कराहते हुए किचन की कुर्सी पर बैठ गया। हरमाइनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, हैरी ने कहा और ऊंची आवाज में चिल्लाया, क्रीचर। खट की तेज आवाज हुई। जो घरेलू जिन सीरियस ने अनिच्छुक हैरी के लिए विरासत में छोड़ा था, वह हवा में से निकलकर ठंडी और खाली अंगीठी के सामने प्रकट हो गया। क्रीचर नाटा और सामान्य इंसान से आधे आकार का था। उसकी पीली चमड़ी झुर्रियों में लटक रही थी और उसके चमगादड़ जैसे कानों में बहुत सारे सफेद बाल उग रहे थे। वह अब भी वही गंदा चीथड़ा पहने था जिसमें उन्होंने उसे हमेशा देखा था। उसने हैरी को जिस हिकारत से देखा, इससे यह साफ जाहिर हो गया कि कपड़ों की तरह ही अपने मालिक के प्रति भी उसका नजरिया नहीं बदला था। मालिक, क्रीचर अपनी मेढक जैसी आवाज में टरटराया और बहुत नीचे सिर झुकाकर घुटनों के पास बुदबुदाया। मेरी मालकिन की पुश्तैनी मकान में दोबारा खून के गद्दार वीजली और बदजात लड़की के साथ। दोबारा किसी को खून का गद्दार या बदजात मत कहना, हैरी गुर्राया। अगर क्रीचर ने सीरियस को वोल्डेमॉर्ट के हवाले नहीं भी किया होता, तब भी उसकी थूथन जैसी नाक और खून जैसे लाल आंखें हैरी को बहुत ही अप्रिय लगती। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हैरी ने कहा और घरेलू जिन की तरफ देखते समय उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसका सच सच जवाब देना, समझ गए? हाँ मालिक, क्रीचर ने दोबारा सिर झुकाते हुए कहा। हैरी ने देखा कि उसके होंठ बिना आवाज किए हिल रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि वह उन अपमानजनक बातों को बुदबुदा रहा था जिन्हें जोर से बोलने के लिए हैरी ने मना किया था। हैरी का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था जब उसने कहा, 2 साल पहले ड्राइंग रूम में ऊपर वाली मंजिल पर सोने का एक बड़ा लॉकेट था। हमने उसे फेंक दिया था। क्या तुमने उसे चुराया था? पल भर के लिए खामोशी छा गई, जिस दौरान क्रीचर तनकर खड़ा हुआ और उसने हैरी से नजरें मिलाई। फिर वह बोला, हाँ। वह इस वक्त कहाँ है? हैरी ने खुशी से पूछा। रॉन और हरमाइनी भी खुश दिखने लगे। क्रीचर ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह अपने अगले शब्दों पर उनकी प्रतिक्रियाओं को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। चला गया। चला गया? हैरी ने दोहराया और उसकी खुशी उड़नछू हो गई। चला गया से तुम्हारा क्या मतलब है? घरेलू जिन कांपने और लहराने लगा। क्रीचर, हैरी ने आवेश में कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। मंडेगस फ्लेचर, घरेलू जिन टर्राया और उसकी आंखें अब भी कसकर बंद थी। मंडेगस फ्लेचर ने सारी चीजें चुरा ली। मिस बेला और मिस सिसी की तस्वीरें, मेरी मालकिन के ग्लव्स, ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास, खानदान की मोहर वाले प्याले और क्रीचर सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उसका सपाट सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। फिर उसकी आंखें खुल गई। उसने दिल दहला देने वाली चीख निकाली, और वो लॉकेट, मास्टर रेगुलस का लॉकेट! क्रीचर ने गलत काम किया। क्रीचर उनके आदेश का पालन नहीं कर पाया। हैरी ने सहज अनुभूति से प्रतिक्रिया की। जब क्रीचर ने अंगीठी के पास रखे आग कुरेदने वाले पोकर की तरफ छलांग लगाई, तो उसने घरेलू जिन पर कूदकर उसे जमीन पर सीधा लिटा दिया। क्रीचर के साथ ही हरमाइनी की भी चीख सुनाई दी, लेकिन हैरी उन दोनों की चीखों से ज्यादा तेजी से गरजा, क्रीचर, मैं तुम्हें बिल्कुल स्थिर लेटे रहने का आदेश देता हूँ। जब उसे लगा कि घरेलू जिन बिल्कुल स्थिर हो गया है, तो उसने उसे छोड़ दिया। क्रीचर पत्थर के फर्श पर बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हैरी, उससे उठने को कहो, हरमाइनी फुसफुसाई, ताकि वो पोकर से खुद को घायल कर ले, हैरी घरघराती हुई आवाज में बोला और घरेलू जिन के पास घुटनों के बल बैठ गया। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। देखो क्रीचर, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मंडेगस फ्लेचर ने लॉकेट चुराया है? क्रीचर ने उसे देखा था, घरेलू जिन ने सुबकते हुए कहा,
जब आंसू उसकी थूथन और उसके पीले दांतों पर गिरे। क्रीचर ने उसे क्रीचर की अलमारी से ले जाते देखा था, जब उसके दोनों हाथों में क्रीचर के कीमती सामान भरे थे। क्रीचर ने चोर से रुकने को कहा, लेकिन बंडगस फ्लेचर हंसा और भाग। तुमने लॉकेट को मास्टर रेगुलस का कहा था, हैरी ने कहा। क्यों? वह लॉकेट कहाँ से आया था? रेगुलस का उससे क्या संबंध था? क्रीचर, बैठ जाओ। मुझे वो हर चीज बताओ जो तुम उस लॉकेट के बारे में जानते हो, और इस बारे में भी कि रेगुलस का इससे क्या संबंध था। घरेलू जिन सिमट कर गुड़ी मुड़ी होकर गेंद के आकार में बैठ गया और अपना गीला चेहरा घुटनों के बीच रखकर आगे पीछे हिलने लगा। जब वो बोला तो उसकी आवाज दबी हुई थी, लेकिन खामोश गूंजते किचन में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मास्टर सीरियस घर छोड़कर चले गए थे। अच्छा ही हुआ, क्योंकि वे गंदे लड़के थे और अपनी आवारा हरकतों से उन्होंने मेरी मालकिन का दिल तोड़ा था। लेकिन मास्टर रेगुलस में खानदानी गर्व था। वे जानते थे कि ब्लैक खानदान की इज्जत क्या है और शुद्ध खून की गरिमा क्या है। बरसों तक वे शैतानी शहंशाह का गुणगान करते रहे, जो चाहते थे कि शुद्ध खून वाले जादूगर सामने आकर मगलुओं और मगलू परिवार में पैदा हुए जादूगरों पर शासन करें। और 16 साल के होते ही मास्टर रेगुलस शैतानी शहंशाह के दल में शामिल हो गए। शैतानी शहंशाह की सेवा करने पर वे बहुत खुश थे, उन्हें बहुत गर्व था। शैतानी शहंशाह के दल में शामिल होने के 1 साल बाद एक दिन मास्टर रेगुलस किचन में क्रीचर से मिलने आए। मास्टर रेगुलस क्रीचर को हमेशा पसंद करते थे और मास्टर रेगुलस ने कहा, उन्होंने कहा, बूढ़ा जिन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से झूलने लगा। उन्होंने कहा कि शैतानी शहंशाह को एक घरेलू जिन की जरूरत थी। वोल्डेमॉर्ट को घरेलू जिन की जरूरत थी, हैरी ने दोहराया और मुड़कर रॉन तथा हरमाइनी को देखा। वे भी उसी की तरह चकराए हुए दिख रहे थे। ओह हाँ, क्रीचर ने कराहते हुए कहा, और मास्टर रेगुलस ने स्वेच्छा से क्रीचर का नाम सुझा दिया था। मास्टर रेगुलस ने कहा कि यह बड़े सम्मान की बात थी, उनके लिए भी और क्रीचर के लिए भी। उन्होंने क्रीचर से कहा कि शैतानी शहंशाह उससे जो भी करवाना चाहे वह कर दे और फिर वह घर लौट आए। क्रीचर अब पहले से ज्यादा तेजी से झूलने लगा और उसकी सांस सुबकियों में आने लगी। तो क्रीचर शैतानी शहंशाह के पास गया। शैतानी शहंशाह ने क्रीचर को यह नहीं बताया कि वे क्या करने वाले थे, लेकिन वे क्रीचर को अपने साथ समुद्र के पास वाली एक गुफा में ले गए और गुफा के पार एक कंदरा थी और कंदरा में एक बड़ी काली झील थी। हैरी के गर्दन के बाल खड़े हो गए। क्रीचर की टूटती आवाज अंधेरे पानी के पार से आती महसूस हुई। उसे उस घटना की तस्वीर इतनी स्पष्टता से दिखी जैसे वो खुद उस मौके पर मौजूद रहा हो। एक नाव थी, जाहिर है वहां एक नाव थी। हैरी उस नाव को जानता था, भुताहा हरी और छोटी सी नाव, जिस पर इस तरह जादू किया गया था ताकि यह सिर्फ एक जादूगर और एक शिकार को बीच के टापू तक ले जाए। तो इस तरीके से वोल्डेमॉर्ट ने हॉर्क्रक्स की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की थी, एक घरेलू जिन उधार लेकर, जिसकी मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहां टापू पर काढ़े से भरा एक पात्र था। शैतानी शहंशाह ने क्रीचर से इसे पीने को कहा। घरेलू जिन सिर से पैर तक कांपा। क्रीचर ने काढ़ा पिया और उसे पीते समय उसे भयंकर चीजें दिखी। क्रीचर का पेट जलने लगा। क्रीचर ने मास्टर रेगुलस से चिल्ला कर कहा कि वे उसे बचा ले। उसने अपने मालकिन ब्लैक को पुकारा, लेकिन शैतानी शहंशाह बस हंस दिए। उन्होंने क्रीचर को पूरा काढ़ा पिलाया। फिर उन्होंने खाली पात्र में एक लॉकेट डाल दिया। इसके बाद उन्होंने उसमें और काढ़ा भर दिया। फिर शैतानी शहंशाह नाव में बैठकर चले गए और क्रीचर को टापू पर ही छोड़ गए। हैरी इसे होते हुए देख सकता था। उसने वोल्डेमॉर्ट के सफेद सांप जैसे चेहरे को अंधेरे में गुम होते देखा। उसकी लाल बेरहम आंखें उस छटपटाते घरेलू जिन पर जमी थी, जो कुछ मिनट में ही मर जाएगा जब वो काढ़े से उत्पन्न होने वाली बेतहाशा प्यास का शिकार बनेगा। लेकिन हैरी की कल्पना इससे आगे तक नहीं जा पाई, क्योंकि वह यह नहीं समझ पाया कि क्रीचर कैसे बचा होगा। क्रीचर को जोर की प्यास लगी थी, इसलिए वो रेंग कर टापू के कोने तक गया और काली झील से पानी पीने लगा। लेकिन तभी मुर्दा हाथ पानी के बाहर निकले और क्रीचर को खींच कर पानी के नीचे ले गए। तुम वहां से कैसे लौटे? हैरी ने पूछा। उसे इस बात से हैरानी नहीं हुई कि वो फुसफुसा रहा था। क्रीचर ने अपना बदसूरत सिर उठाया और बड़ी बड़ी लाल आंखों से हैरी को देखा। वह बोला, मास्टर रेगुलस ने क्रीचर से घर लौटने को कहा था। मैं जानता हूं, लेकिन तुम सजीव लाशों से कैसे बचे? ऐसा लगा कि क्रीचर को उसका सवाल समझ में नहीं आया था। उसने दोहराया, मास्टर रेगुलस ने क्रीचर से घर लौटने को कहा था। मैं जानता हूं, लेकिन देखो हैरी, यह स्पष्ट है, रॉन ने कहा। वह अंतर ध्यान होकर आया था।
लेकिन उस गुफा में कोई अंतर्ध्यान होकर न तो आ सकता है न जा सकता है, हैरी ने कहा। वरना डंबलडोर। घरेलू जिन्नों और जादूगरों की शक्ति में अंतर होता है, रॉन बोला। मेरा मतलब है घरेलू जिन हॉगवर्ट्स में अंतर्ध्यान होकर आ जा सकते हैं, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते। खामोशी छाई रही जब हैरी ने यह बात पचाई। वोल्डेमॉर्ट इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था? लेकिन जब वो इस बारे में सोच रहा था तो हरमाइनी बर्फ जितनी ठंडी आवाज में बोली, जाहिर है वोल्डेमॉर्ट घरेलू जिन्नों को बहुत घटिया मानता था। तुमने देखा ही होगा, सभी शुद्ध खून वाले जादूगर उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। उसे यह कभी लगा ही नहीं होगा कि जिन्नों में भी ऐसी जादुई शक्तियां हो सकती हैं जो खुद उसमें नहीं है। मालिक का आदेश मानना घरेलू जिन्नों का सबसे बड़ा कानून है, क्रीचर ने कहा। मालिक ने क्रीचर से घर लौटने को कहा था, इसलिए क्रीचर घर लौट आया। तो तुमने वही किया जो तुमसे कहा गया था, है ना? हरमाइनी ने दयालुता से कहा। तुमने आदेश की जरा भी अवहेलना नहीं की। क्रीचर ने अपना सिर हिलाया और पहले जितनी तेजी से झूलता रहा। तो तुम्हारे लौटने के बाद क्या हुआ? हैरी ने पूछा। जब तुमने रेगुलस को सारी बात बताई तो उसने क्या कहा? मास्टर रेगुलस बहुत चिंतित हो गए, बहुत ही चिंतित, क्रीचर टर्राया। मास्टर रेगुलस ने क्रीचर से छिपे रहने और घर से बाहर नहीं निकलने को कहा, और फिर उसके कुछ समय बाद एक रात को मास्टर रेगुलस क्रीचर के पास उसकी अलमारी में आए। मास्टर रेगुलस अजीब दिख रहे थे, सामान्य हालत में नहीं थे। क्रीचर जानता था कि उनका दिमाग विचलित है। उन्होंने क्रीचर से कहा कि वह उन्हें उस गुफा तक ले जाए जिसमें क्रीचर शैतानी शहंशाह के साथ गया था, और वे चल पड़े। हैरी इसकी बिल्कुल स्पष्ट कल्पना कर सकता था। सीरियस से मिलता जुलता एक दुबला पतला खोजी और एक डरा हुआ जिन उस कंदरा में जा रहे थे। क्रीचर भूमिगत कंदरा के पीछे छिपे हुए प्रवेश द्वार को खोलने का तरीका जानता था और छोटी सी नाव को बुलाने का तरीका जानता था। इस बार उसके साथ उसका प्रिय रेगुलस नाव में बैठकर टापू तक जा रहा था, जहां जहर भरा पात्र रखा था। और उसने तुम्हें काढ़ा पिलवा दिया, हैरी ने हिकारत से कहा। लेकिन क्रीचर अपना सिर हिलाकर रोने लगा। हरमाइनी के हाथ उछलकर उसके मुंह पर पहुंच गए। वो कुछ समझ गई थी। मास्टर रेगुलस ने अपनी जेब से शैतानी शहंशाह के लॉकेट जैसा लॉकेट निकाला, क्रीचर ने कहा, और अब उसकी थूथन जैसी नाक के दोनों तरफ आंसू गिर रहे थे। और उसे क्रीचर को देते हुए बोले कि पात्र खाली हो जाने पर वो लॉकेट की अदला बदली कर दे। क्रीचर की सुबकियां अब तेज हो रही थी। उसकी बात सुनने के लिए हैरी को अपनी पूरी एकाग्रता का इस्तेमाल करना पड़ा था। और उन्होंने आदेश दिया कि क्रीचर उन्हें वहीं छोड़कर घर चला जाए और कभी मालकिन को न बताए कि उसने क्या किया था, लेकिन पहले वाले लॉकेट को नष्ट कर दे। फिर उन्होंने सारा काढ़ा पी लिया। क्रीचर ने लॉकेट बदल दिए और देखता रहा जब मास्टर रेगुलस को घसीट कर पानी के नीचे ले जाया गया। और ओह क्रीचर, हरमाइनी ने कहा, जो रोने लगी थी। वो घरेलू जिन के पास घुटनों के बल बैठ गई और उसे गले लगाने की कोशिश करने लगी। क्रीचर तत्काल उछलकर उससे दूर खड़ा हो गया। यह स्पष्ट था कि उसे हरमाइनी से नफरत थी। बदजात ने क्रीचर को छुआ, वो ऐसा नहीं होने देगा। उसकी मालकिन क्या कहेगी? मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे बदजात मत कहना, हैरी गुर्राया। लेकिन इससे पहले ही घरेलू जिन खुद को सजा देने लगा था। वो लेटकर फर्श पर माथा पटकने लगा था। उसे रोको, उसे रोको, हरमाइनी चीखी। ओह, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है कि यह कितना बुरा है कि उन्हें हमेशा आदेश मानना पड़ता है? क्रीचर रुक जाओ, रुक जाओ, हैरी चिल्लाया। हाफता कांपता घरेलू जिन फर्श पर लेटा रहा। उसके नथुनों के चारों ओर हरा लिसलिसा पदार्थ चमक रहा था। जमीन पर सिर पटकने के कारण उसके पीले माथे पर एक घूमड़ उठने लगा था। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थी तथा उसमें आंसू तैर रहे थे। हैरी ने कभी इतना करुण दृश्य नहीं देखा था। तो तुम लॉकेट को घर ले आए, वह निर्ममता से आगे बोलता रहा, क्योंकि वो पूरी कहानी जानना चाहता था। और तुमने उसे नष्ट करने की कोशिश की? क्रीचर की किसी कोशिश से कोई फायदा नहीं हुआ, जिन ने कराते हुए कहा। क्रीचर ने हर चीज आजमा कर देखी, लेकिन किसी चीज से फायदा नहीं हुआ। उस पर बहुत सारे सशक्त मंत्र थे। क्रीचर को यकीन था कि उसे नष्ट करने के लिए उसके भीतर पहुंचना होगा, लेकिन वह खुला ही नहीं। क्रीचर ने खुद को सजा दी। उसने दोबारा कोशिश की। उसने खुद को बार बार सजा दी, बार बार कोशिश की। क्रीचर आदेश का पालन नहीं कर पाया। क्रीचर लॉकेट को नष्ट नहीं कर पाया। मास्टर लेगुलस के गायब होने पर मालकिन दुख से पागल थीं, लेकिन क्रीचर उन्हें नहीं बता सकता था कि क्या हुआ था, क्योंकि मास्टर रेगुलस ने उसे आदेश दिया था कि परिवार को गुफा वाली बात नहीं बतानी है। क्रीचर अब इतनी जमकर सुबकने लगा कि उसके आगे के शब्द समझ में नहीं आ रहे थे।
क्रीचर को देखते समय हरमाइनी के गालों पर आंसू बहने लगे, लेकिन उसने उसे दोबारा छूने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि रॉन भी, जो क्रीचर का कोई प्रशंसक नहीं था, परेशान दिख रहा था। हैरी वापस अपने पंजों के बल बैठ गया और अपना सिर हिलाने लगा, जैसे उसे साफ करने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया क्रीचर, उसने आखिरकार कहा। वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मारने की कोशिश की, रेगुलस ने वोल्डेमॉर्ट को खत्म करने की कोशिश में अपनी जान दी, लेकिन इसके बावजूद तुमने खुशी खुशी सीरियस को वोल्डेमॉर्ट के पास धोखे से भेज दिया। तुम खुशी खुशी नार्सिसा और बेलाट्रिक्स के पास गए और उनके जरिए वोल्डेमॉर्ट तक जानकारी भिजवाई। हैरी, क्रीचर इस तरह नहीं सोचता है, हरमाइनी ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंखें पोंछते हुए कहा। वह गुलाम है, घरेलू जिन बुरे, यहाँ तक कि क्रूर बर्ताव के आदी होते हैं। वोल्डेमॉर्ट ने क्रीचर के साथ जो किया था वह सामान्य से अलग नहीं था। जादूगरों के युद्धों से क्रीचर जैसे घरेलू जिन को क्या मतलब था? वह तो उन लोगों के प्रति वफादार था जो उसके साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार करते थे। मिसेस ब्लैक उसके प्रति दयालु रही होंगी और रेगुलस निश्चित रूप से था, इसलिए क्रीचर ने इच्छा से उनकी सेवा की और उनके विचारों को अपना लिया। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो, उसने आगे कहा, जब हैरी ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, कि रेगुलस ने अपना दिमाग बदल लिया था, लेकिन उसने यह बात क्रीचर को नहीं बताई थी, है ना? मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। शुद्ध खून वाली पुरानी परंपरा पर चलने से क्रीचर और रेगुलस का परिवार ज्यादा सुरक्षित थे। रेगुलस उन सबकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। सीरियस ने क्रीचर के साथ भयंकर व्यवहार किया था हैरी, और इस तरह देखने से कोई फायदा नहीं है। तुम जानते हो कि यह सच है। जब सीरियस यहाँ रहने आया तो क्रीचर काफी लंबे समय से अकेला था और शायद थोड़े से प्यार का भूखा था। मुझे यकीन है कि जब भी क्रीचर मिस सीसी या मिस बेला के पास जाता होगा तो वे उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती होंगी, इसलिए उसने उन्हें हर वो बात बता दी जो वे जानना चाहती थी। मैंने हमेशा कहा है कि जादूगरों को घरेलू जिन्नों से दुर्व्यवहार करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। वोल्डेमॉर्ट ने कीमत चुकाई और सीरियस ने भी। हैरी ने जवाब में कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं की। क्रीचर को फर्श पर सुबकते देखकर उसे डंबलडोर की वो बात याद आ गई जो उन्होंने सीरियस के मौत के चंद घंटे बाद उससे कही थी। सीरियस तो उसे एक ऐसा दास मानता था जिसमें ज्यादा दिलचस्पी लेना या उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। क्रीचर, हैरी कुछ समय बाद बोला, जब तुम्हारा उठने का मन हो तो उठ जाना। कई मिनट बाद जाकर क्रीचर की हिचकियां बंद हुई, फिर वह दोबारा बैठने की मुद्रा में आ गया और किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी उंगलियों के पिछले हिस्से से आंखें मलने लगा। हैरी ने कहा, क्रीचर, मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ। उसने मदद के लिए हरमाइनी की तरफ देखा। वह इस आदेश को दयालुता से देना चाहता था, लेकिन यह नाटक भी नहीं कर सकता था कि यह आदेश नहीं है। बहरहाल उसके बदले हुए अंदाज को हरमाइनी ने मुस्कुराकर सहमति दी। क्रीचर, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर मंडगस फ्लेचर को खोजो। हमें यह पता लगाना है कि वह लॉकेट कहाँ है, मास्टर रेगुलस का लॉकेट कहाँ है। यह सचमुच महत्वपूर्ण है। हम उस काम को पूरा करना चाहते हैं जो मास्टर रेगुलस ने शुरू किया था। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी मौत बेकार न जाए। क्रीचर के हाथ लटक गए और उसने हैरी की तरफ देखा। मंडगस फ्लेचर को खोजूं? उसने टर्राती हुई आवाज में कहा, और उसे यहाँ इस मकान में ले आओ। हैरी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यह काम कर सकते हो? जब क्रीचर ने हाँ में सिर हिलाया और उठकर खड़ा हुआ तो हैरी के मन में अचानक एक प्रेरणा जागी। उसने हैग्रिड का पर्स खोलकर उसमें से नकली हॉर्क्रक्स बाहर निकाला, वह नकली लॉकेट जिसमें रेगुलस ने वोल्डेमॉर्ट के नाम चिट्ठी छोड़ी थी। क्रीचर, मैं चाहता हूँ कि अब तुम इसे अपने पास रखो, उसने लॉकेट घरेलू जिन के हाथ में दबाते हुए कहा। यह रेगुलस का था और मुझे यकीन है कि वह इसे कृतज्ञता की निशानी के रूप में तुम्हें देना चाहता। कुछ ज्यादा ही हो गया दोस्त, रॉन ने कहा जब घरेलू जिन ने लॉकेट को एक नजर देखकर सदमे और दुख भरी चीख निकाली तथा जमीन पर गिर गया। क्रीचर को शांत करने में लगभग आधा घंटा लग गया। वह ब्लैक खानदान की निशानी के तोहफे से इतना भाव विहल हो गया था कि उसके घुटने कमजोर हो गए थे और वह सही तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा था। जब आखिरकार वो डगमगा कर कुछ कदम चलने की स्थिति में आ गया तो वे उसे उसकी अलमारी तक ले गए। क्रीचर ने लॉकेट को सुरक्षित तरीके से अपने गंदे कंबलों के बीच रख दिया। तीनों ने उसे आश्वासन दिया कि उसके वहां से जाने के बाद वे लॉकेट की पूरी सुरक्षा करेंगे। जाते समय उसने हैरी और रॉन को झुककर 2 सलाम दिए। फिर उसने हरमाइनी की दिशा में भी अजीब तरीके से सिर हिलाया, जिसे सम्मानजनक सलाम की कोशिश माना जा सकता था। फिर वह हमेशा की तरह जोर की खटकी आवाज के साथ अंतर्ध्यान हो गया।